हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल पर। लूसेंट सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं और केमिस्ट्री का अगला टॉपिक जो कि है कार्बन एवं उसके यौगिक उसको पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने जा करके प्लेलिस्ट नहीं चेक किया है तो चेक कीजिए, वहाँ पे फिजिक्स और बायोलॉजी दोनों कंप्लीट हो चुके हैं लूसेंट के, और बहुत ही अच्छे से डिटेल एनालिसिस के साथ। तो यू कैन गो एंड चेक द प्लेलिस्ट। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक, तो कार्बन क्या होती है और कार्बन से बहुत सारे, क्योंकि कार्बन क्या होती है ना, बहुत सारे यौगिक बनाती है कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर के। तो कार्बन चूंकि सहसंयोजक बंध बनाता है, इसके बाह्य सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यह एक प्रकार का अधातु है, तो इसके बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। कार्बन एक अधातु है, इसकी परमाणु संख्या 6 होती है। ठीक, परमाणु संख्या 6 होती है, और चूंकि फर्स्ट वाला जो हम लोग का कक्षा होती है, सेल होते हैं फर्स्ट कक्षा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 1s2। इस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 में कितना होता है, s और p होते हैं। 2 ये s और p ऑर्बिटल्स हैं, उपकक्षक हैं। तो ये दोनों ऑर्बिटल्स में बचे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस s में तो 2 हो जाएगा और p में 2 हो जाएगा। तो इसको और चाहिए, क्योंकि p में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अर्थात कि जो कार्बन है इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे कार्बन एक अधातु है, इसकी परमाणु संख्या 6 है, और इसे आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 4Ka में रखा गया। आधुनिक आवर्त सारणी जो कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, उसमें वर्ग 4Ka में इसको रखा गया है। कैकुले नामक व्यक्ति ने, या फिर साइंटिस्ट कह सकते हैं, इन्होंने बताया कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। संयोजकता क्या होती है, तो संयोजकता होती है किसी भी तत्व की बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो कि अभिक्रिया में भाग लेती है। ठीक, तो अभिक्रिया में भाग लेने वाली को संयोजकता कहते हैं। अब ये आप लोग नहीं कह सकते हैं कि जिसके बाहरी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता 7 होगी। नहीं, 7 नहीं होगी, चूंकि इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। ठीक, इसने ही कार्बनिक यौगिकों को होमोलोगस सीरीज की बात प्रतिपादित किए थे। ये जो कैकुले नामक साइंटिस्ट थे या व्यक्ति थे, इन्होंने ही कार्बनिक जो यौगिक, जो वैसे यौगिक जो कार्बन से बने हैं उनको कहेंगे कार्बनिक यौगिक। तो इन्होंने ही कार्बनिक यौगिकों की होमोलोगस सीरीज की बात को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है कि अपरूपता क्या होती है। अपरूपता जिसको इंग्लिश में एलोट्रॉपी कहा जाता है। तो अपरूपता इंग्लिश में एलोट्रॉपी, तो ये क्या होती है, वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं उसे अपरूप कहा जाता है। अर्थात कि रासायनिक गुण तो समान है, परंतु वो देखने में या फिर उनका भौतिक जो गुण है वो अलग है। कार्बन के मुख्यतः 2 मुख्य अपरूप हैं, जैसे कि हीरा और ग्रेफाइट। तो हीरा और ग्रेफाइट के रासायनिक गुण तो समान होते हैं, ये कार्बन के ही अपरूप कहे जाते हैं, क्योंकि कार्बन से ही बने होते हैं। इनकी रासायनिक क्रियाविधि सेम होती है, परंतु इनके जो भौतिक गुण होते हैं, जैसे हीरा बहुत ज़्यादा चमकीला कठोर, और ग्रेफाइट तो थोड़ा सा भंगुर और लचीला होती है एज कम्पेयर टू हीरा। तो इसके भौतिक गुण दोनों क्या हो गए, थोड़ा सा डिफरेंट हो गए। ठीक, हीरा के प्रमुख गुण कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे सबसे पहला गुण है हीरा का कि यह ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। तो हीरा के प्रमुख गुण में सबसे पहला गुण है कि यह ताप का और विद्युत दोनों का ही कुचालक होता है, अर्थात इस पे ताप और विद्युत का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सेकेंड है कि हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है, यह किसी भी द्रव में नहीं घुलता है, इस पर अम्ल, क्षार आदि का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अलावा हीरा के जो कण हैं वो रवा घनाकार बनाते हैं। तो हीरा रवा घनाकार आकार का भी होता है। फोर्थ पॉइंट है कि हीरा का अपवर्तनांक 2.417 होती है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.417 होता है। अतः पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण यह बहुत अधिक चमकता है। चूंकि इनका अपवर्तनांक ज्यादा होता है, इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अर्थात कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होती है कि जैसे कुछ सरफेस है, मान लीजिए कि हीरा ही है। ठीक, ऐसे करके हीरा का फोटो देखते हैं। ठीक, अच्छा फोटो क्या देखेंगे, चलिए इसे समझते हैं। मान लीजिए कि इस प्रकार से हीरा है, ठीक, और बाहर वायु है। तो इसमें से जब
वायु से जब कोई प्रकाश की किरण जाएगी तो ये क्या करती है कि इसके सरफेस से ऐसे रिफ्लेक्ट होकर आ जाती है। चूंकि यह इसके अंदर जा सकती है परंतु ये पूर्णतः क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है या अपवर्तन नहीं करती है। तो इसी को कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके आंतरिक सतह पे जाएगी, स्टार्टिंग में जाएगी और अंदर जाकर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसके कारण क्या होती है, चमकने लगती है। तो चूंकि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण यह चमक प्रदान करती है और इस पर रेडियम से निकलने वाले एक्स किरणों के पड़ने पर यह हरा रंग भी प्रदर्शित करती है। और चूंकि इस पे रेडियम का से जो किरण निकलती है, एक्स किरण निकलती है, मतलब एक्स किरण सीधे बोल सकते हैं, कहीं से भी एक्स किरण निकले उस पर अगर जाती है तो उसको भी रिफ्लेक्ट कर देती है पूर्णतया और फिर हरा रंग का यह शो होने लगता है हीरा। शुद्ध हीरा जो होती है वो पारदर्शक होती है और रंगहीन होती है। शुद्ध हीरा का कोई रंग नहीं होता है और वो पारदर्शक होती है, अर्थात कि आर पार उसके देखा जा सकता है। और हीरा इसीलिए बस इतनी कीमती है क्योंकि इस पे जब प्रकाश की किरणें पड़ती है ना तो ये ब्यूटीफुल कलरफुल दिखता है और बहुत ज़्यादा मतलब कि चमकीला होता है क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करता है हीरा। और लेकिन इसका खुद का कोई कलर नहीं होती है और यह पारदर्शक होती है। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि कोई भी वस्तु जिस भी कलर की दिख रही हो वो इसलिए दिखती है क्योंकि उस कलर की किरण क्या होती है, वो रिफ्लेक्ट करती है। और कोई वस्तु रेड दिख रही है तो रेड की रिफ्लेक्ट कर रही है किरण, कोई ब्लैक दिख रही है तो ब्लैक की कर रही है। उसी प्रकार से हीरा का कोई रंग नहीं होता है, जिस प्रकार की किरण जाती है उसको रिफ्लेक्ट करती है और उसी प्रकार से वो चमकता है। कुछ हीरे जो होते हैं वो काले भी होते हैं जिन्हें वोट कहा जाता है। तो ऐसे हीरे जो काले रंग के होते हैं उनको बोट हीरा कहा जाता है। उनको हीरा है लेकिन हीरा का अलग रूप है बोट। ठीक, इसका उपयोग किया जाता है शीशा को काटने में। और शीशा को काटना है तो बोट हीरे का प्रयोग किया जाता है। हीरा का उपयोग क्या है, तो हीरा का उपयोग होता है कि धार तेज करने के लिए अपघर्षण के रूप में, क्योंकि बहुत ठोस है, दुनिया का सबसे ठोस है, तो इसका मतलब धार तेज करने के लिए, रूपदा या डाइच बनाने में तथा विद्युत प्रकाश लैंप में टंगस्टन तंतु को बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो हीरा का उपयोग अपघर्षक के रूप में, डाइज या रूपदा के रूप में और विद्युत प्रकाश लैंप में टंगस्टन के रूप में होता है। ग्रेफाइट के प्रमुख गुण, तो ग्रेफाइट के क्या प्रमुख गुण है, तो यह विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक होता है। इसके अलावा इसका अपेक्षित घनत्व 2.2 होती है। थर्ड बोल रहा है कि कागज पर रगड़ने से यह उस पर काला निशान बना देता है और इसलिए इसको काला शीशा भी कहते हैं। ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहा जाता है क्योंकि जब कागज पर रगड़ा जाता है तो ये काला रंग का निशान बना देता है। और ग्रेफाइट से ही तो बनता है हमारी पेंसिल, तो पेंसिल समझ सकते हैं। और इसका अपेक्षित घनत्व 2.2 होती है, जबकि हीरा का कितना था, 2.41 था। तो हीरा का 2.41 और ग्रेफाइट का 2.2, बस थोड़ा सा अंतर है इनके अपवर्तनांक में। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में होता है। परमाणु भट्ठी में विमंदक के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोड के रूप में होता है, वह कार्बन आर्क बनाने में होता है। तो ग्रेफाइट का प्रयोग परमाणु भट्ठी में विमंदक के रूप में, इलेक्ट्रोड के रूप में और कार्बन का आर्क बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट बोल रहा है कि उच्च ताप पर जिन मशीनों में तेल का प्रयोग स्नेहक के रूप में नहीं हो सकता है उनमें ग्रेफाइट शुष्क स्नेहक का कार्य करता है। अर्थात कहने का ये है अर्थ कि उच्च ताप पर, हाई टेम्परेचर पे जब मशीनों में तेल का प्रयोग स्नेहक के रूप में नहीं हो सकता है तो उनमें ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है शुष्क स्नेहक के रूप में। ठीक, और हीरा में जो कार्बन होता है वो sp3 इसका आकार होती है और ग्रेफाइट में sp2। तो हीरा में sp3 और ग्रेफाइट में sp2 आकार का होता है। नोट है यहाँ पे कि कच्ची चीनी को रंगहीन करने हेतु एनिमल का चारकोल का प्रयोग होता है। तो कच्चा चीनी है उसको रंगहीन करना है, उसके पे से रंग हटाना है, तो उसके लिए एनिमल से बने, जानवर से बने जो चारकोल होते हैं उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या होती है कि हाइड्रोकार्बन नाम से ही पता चल रहा है हाइड्रोजन के साथ कार्बन होना चाहिए। तो कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। था हाइड्रोजन प्लस कार्बन हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन एक प्राकृतिक स्रोत पेट्रोलियम जो कि कच्चा तेल है, इसी के द्वारा, जैसे प्रकृति द्वारा पृथ्वी में कुछ विशेष प्रकार के औषधि चट्टानों में के बीच भंडारों में संरक्षित रहता है। तो हाइड्रोकार्बन क्या होती है कि
एक प्राकृतिक स्रोत है जो कि पेट्रोलियम के रूप में हमें देखने को मिलती है, हाइड्रोजन और कार्बन का कॉम्बिनेशन। और यह अवसादी चट्टान पृथ्वी के अंदर जो कि सालों से सड़े गले पेड़ पौधे, जीव जंतु इत्यादि से मिलके बनती है। मतलब हजारों वर्षों लगते हैं इसको बनने में, तो उसी से बनी होती है अवसादी चट्टानों के बीच में। ठीक है। हाइड्रोकार्बन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला संतृप्त, दूसरा असंतृप्त और तीसरा होता है आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो 3 हमने देख लिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो जिस हाइड्रोकार्बन में प्रत्येक कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एक सह संयोजी आबंधों द्वारा संतुष्ट हो जाती हैं। संतृप्त मतलब आइडियल अवस्था या एकदम सेटिस्फाइड होती हैं, सैचुरेटेड होती हैं। तो जब चारों संयोजकताएं एक सह संयोजी आबंध द्वारा संतुष्ट होती हैं उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्कीन कहते हैं। उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्कीन कहा जाता है। एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। CnH2n+2 है एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र। इसके द्वारा दर्शाया जाता है, जहाँ पे N होती है किसी भी अणु में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या दर्शाता है, जैसे कि मीथेन CH4, इथेन C2H4, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10 और इत्यादि। इनके क्या है, इनके ग्रुप के समूह के, जैसे कि CnH2n फार्मूला से हमें निकालना है। ठीक, 2n+2 एल्केन श्रेणी का। तो n का मान अगर 1 रखेंगे तो C1H2 × 1 2 + 2 4 CH4 जो कि मेथेन होगा। अगर 2 रखेंगे तो C2 उसी तरह से निकालेंगे तो हो जाएगा C2H6। तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक, एल्केन श्रेणी के ये ग्रुप के समूह के सदस्य हैं। मीथेन प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा घटक होता है। प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस का अगर सबसे बड़ा कोई घटक है तो वो है मीथेन। तो प्राकृतिक गैस में मीथेन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सेकेंड है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड, अर्थात वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम 2 निकटस्थ कार्बन परमाणु आपस में द्विबंध या त्रिबंध बना करके अपनी संयोजकता को संतुष्ट करते हैं। अब हम लोग संतृप्त में क्या देखे थे कि कार्बन सिंगल बॉन्ड से CH4 इसके 4 हैं, तो 4 ही हैं, चारों तरफ हाइड्रोजन लगा दिए तो ये हो जा रहा है। और जैसे C2H है तो C के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है और H यहाँ पे 6 थे तो 3 इधर और 3 इधर, तो अर्थात सिंगल बॉन्ड द्वारा संतृप्त में जुड़े रहते हैं। वही असंतृप्त में कार्बन, दोनों कार्बन के बीच में द्विबंध या त्रिबंध होती है। और इस श्रेणी का जो होता है मेंबर वो है एल्कीन, और एल्कीन को निकालने का फॉर्मूला है CnH2n। तो भी आई है CnH2n, तो इसको याद कर लीजिएगा CnH2n एल्कीन का। और इस श्रेणी का पहला सदस्य होता है एथीन। पहला सदस्य एथीन, जिसका रासायनिक सूत्र है, आणविक फॉर्मूला है C2H4। उसी प्रकार त्रिबंध वाला जो असंतृप्त होता है उसका ग्रुप का नाम है एल्काइन। तो एल्काइन ग्रुप का जो कि इसको निकालने का सूत्र है CnH2n-2। सबसे सरल एल्काइन जो होती है वो एथाइन होती है, जिसका C2H2। अगर मान लीजिए n का मान हम यहाँ पे 2 रख रहे हैं, तो क्योंकि 1 रखने पर तो ऐसे 0 हो जाएगा, तो फिर तो बनेगा ही नहीं, तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो C2 और H2 2 4 - 2 2 हो जाएगा, तो C2H2 इसका सबसे सरल एथाइन ग्रुप होता है। ठीक है। उसी तरह से इसमें भी सबसे पहला जो सदस्य होता है एथीन होती है, इसमें मेथेन का कंसेप्ट नहीं होता है। ठीक है। मेथीन भी होता है, ऐसा नहीं इसमें, क्योंकि C1H2 हो जाएगा, CH2 तो मेथीन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पहला सदस्य एथीन यहाँ पे बोला है। और एल्काइन का जो है सबसे सरल एल्काइन है एथाइन, यहाँ पर ट्रिपल बंध से जुड़ा है। ठीक है। अब है थर्ड हम लोग का एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो क्या होती है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन? बेंजीन, जिसका कि रासायनिक सूत्र है C6H6, सरलतम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, मतलब ये सबसे सरल है। ठीक है। अब इसी पे ऐड कर करके बनते जाएगा। इसकी संरचना वलय के आकार की होती है। संरचना कैसी होती है बेंजीन की? तो वलय आकार होती है। देखिए यहाँ पे C6H6 6 यहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6 हो गए कार्बन और 6 हो गया हाइड्रोजन। 1 2 3 4 5 6
सिक्स हाइड्रोजन, तो देखिए कैसे एक कार्बन एक तरफ डबल बॉन्ड और एक तरफ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और इस प्रकार से ये बनता है एरोमेट, मतलब कि बेंजीन बनता है, या फिर उसको इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। अब CH को या तो यहाँ पे H अलग लिखें या साथ में लिखें, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। बेंजीन की खोज सबसे पहले माइकल फैराडे नामक साइंटिस्ट ने किया था। तो बेंजीन की खोज सबसे पहले किसने किया, तो माइकल फैराडे ने किए थे। कब किए थे, 1825 ईस्वी में। उन्होंने इसी बाइकार्बोनेट ऑफ हाइड्रोजन का नाम भी दिए थे। तो बेंजीन को और किस नाम से जाना जाता है, तो बाइकार्बोनेट ऑफ हाइड्रोजन। आगे चलकर इसे बेंजीन नाम दे दिया गया। तो माइकल फैराडे ने इसको बाइकार्बोनेट ऑफ हाइड्रोजन का नाम दिए थे। समावयवता, जिसको इंग्लिश में आइसोमेरिज्म कहा जाता है। समावयवता आइसोमेरिज्म में जब दो या दो से अधिक यौगिक के अणु क्षेत्र समान होते हैं परंतु उनके गुणों में अंतर होता है, उसको समावयवता या फिर आइसोमेरिज्म कहा जाता है, और तब इस विशेष गुण को समावयवता कहते हैं। और इससे जो प्राप्त यौगिक होता है वह एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं। इसके मुख्यतः दो प्रकार हैं, एक है संरचनात्मक समावयवता और दूसरा है त्रिविम समावयवता। कहने का अर्थ यह है कि समावयवता क्या होता है कि कोई भी, जैसे मान लीजिए कि हम एथीन लेते हैं तो इसका सूत्र क्या होता है, C4H8 होगा, ठीक, एथीन का। तो C4 जो H8 है, ब्यूटेन, सॉरी एथीन नहीं होगा, ब्यूटेन होगा। ब्यूटेन में क्योंकि मेथेन, एथीन, प्रोपेन, ब्यूटेन होता है, हम सभी लोगों को पता है। तो एथीन होता है जिसका आणविक सूत्र, रासायनिक फार्मूला होता है C4H8। तो चूंकि ये जो सूत्र है ना, अणु सूत्र हैं, ये सेम है, लेकिन इसके दो समावयवता इसके दो होते हैं, समावयव दो होते हैं। एक होता है एन ब्यूटीन और दूसरा होता है आइसोब्यूटीन। जिसके एग्जाम्पल के तौर पे एन ब्यूटीन एंड आइसोब्यूटीन हम लोग ले सकते हैं, आइसोब्यूटीन एंड एन ब्यूटीन। संरचनात्मक समावयवता क्या होती है, तो यह परमाणु के भिन्न बंधों के कारण उत्पन्न होती है। संरचनात्मक समावयवता परमाणु के अगर भिन्न भिन्न बंधन है, इसके जैसे C4H8 है, इसका अरेंजमेंट किया जाए तो इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, इसके आधार पर जो उनके गुणों में भिन्नता आएगी उसके आधार पे संरचनात्मक समावयवता होती है। वहीं त्रिविम समावयवता क्या होती है, तो त्रिविम समावयवता होती है जब अंतरिक्ष में परमाणुओं के भिन्न प्रबंधन के कारण उत्पन्न होती है। कहने का अर्थ ये है कि जैसे C4H8 है तो इसका हम लोग N ऑक्टेन और फिर आइसो ऑक्टेन दो समावयव देखें, तब मान लीजिए कि जो C4H8 है तो इसका अरेंजमेंट क्या हो कि इसमें CH3 का दो ग्रुप होता है, ठीक। CH3 का दो ग्रुप होगा तो वो कार्बन C के साथ एक शाखा ग्रुप में जुड़ा हो। मान लीजिए कि यहाँ पे C है, इसमें कि यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बना के दिया हुआ, इसके माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो एन ब्यूटीन जो है नॉर्मल ब्यूटीन जिसको कहा जाता है, जिसका आणविक सूत्र होता है C4H8 होती है। इसके आणविक सूत्र क्या है, C4H8 है, ठीक है। तो C4H8 को दो प्रकार से हम अरेंज कर सकते हैं। पहला क्या होगा कि 1 ब्यूटेन के माध्यम से, और दूसरा अरेंजमेंट होगी 2 ब्यूटेन के माध्यम से। तो 1 ब्यूटेन के माध्यम से क्या होगा कि देखिए इसमें फर्स्ट वाला जो कार्बन है और सेकेंड वाला जो कार्बन है, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड हो रही है। वही सेकेंड जो ब्यूटेन है उसमें क्या हो रहा है, सेकेंड कार्बन और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो रही है। तो यह एन ब्यूटेन के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक। परंतु ये दोनों श्रृंखला में ही है, श्रेणी क्रम में ही है, और हम लोग को पता है कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो इसको 4 कैसे भी पूरा करना होता है। देखिए यहाँ पे 8 हुए कि नहीं हाइड्रोजन, 3 यहाँ, 3 ये, 2 3 2 5, यहाँ 6 6 2 8, कार्बन भी 4 हो गए, ठीक। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फर्स्ट और सेकेंड के बीच हो रहा था, इसलिए 1 ब्यूटेन, और दूसरे और तीसरे के बीच हुआ तो 2 ब्यूटेन। ये एन ब्यूटेन का एग्जाम्पल है और दोनों श्रेणी क्रम में है। वही आइसोब्यूटेन क्या होती है, तो देखिए आइसोब्यूटेन का भी, जो कि ब्यूटेन का ही 2 समावयव हैं, तो इन दोनों का ही
आणविक जो सूत्र होगा वो सेम होगा, C4H8 होगा, परंतु जो इसका अरेंजमेंट होती है वो थोड़ा डिफरेंट होगी। तो देखिए इसकी अरेंजमेंट कैसे हुई, तो वो दोनों श्रेणी में था और इसकी अरेंजमेंट में क्या हुआ है, ये ऊपर चला गया, अर्थात मेन सेंटर का जो कार्बन है इसके ये ऊपर में है, एक शाखा के रूप में है। तो जब शाखा ब्रांच के रूप में हो जाती है तो उसको बोलेंगे आइसो ब्यूटेन, ठीक है। या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं 2 मीथिल प्रोपेन भी बोला जाता है, इसलिए क्योंकि प्रोपेन में क्या होता है, कार्बन की संख्या 3 होती है, ठीक है। यहाँ श्रेणी में तो 3 दिख रहे हैं कार्बन, 1, 2 एंड 3 कार्बन, अर्थात ये प्रोपेन है। और इसको 2 मिथिल क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे CH3 को क्या बोलेंगे हम लोग, मेथिल, और यहाँ पे CH3 है मेथिल, तो 1 और 1 2 यहाँ पे मेथिल है, इसीलिए 2 मेथिल इसको प्रोपेन कहा जाता है। और यहाँ पे क्या होती है, कार्बन सेंटर वाला जो कार्बन होता है उसकी किसी भी शाखा के रूप में जुड़ी होती है, इस कहलाता है आइसोब्यूटेन। एकीकरण जिसको इंग्लिश में पॉलीमेराइजेशन कहते हैं। तो जब एक ही यौगिक के 2 या अधिक अणु आपस में संयोग करके एक बड़ा अणु बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को बहुलकीकरण कहा जाता है। बहुलकीकरण पॉलीमराइजेशन, जब एक ही यौगिक के 2 या 2 से अधिक अणु जब आपस में संयोग करके एक बड़ा अणु बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को बहुलकीकरण कहते हैं। इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु को मोनोमर और उत्पाद को पॉलीमर कहते हैं। अब देखिए मोनो से क्या होती है ना, मोनो मीन्स होता है सिंगल, मोनो मीन्स होता है सिंगल, अर्थात मोनोमर मतलब सिंगल। जब सिंगल जो तत्व या पदार्थ मिल करके, अणु मिल करके, सिंगल यहाँ पे अणु है और सिंगल अणु, ये दोनों अणु मिल करके बनाएंगे बहुत सारे अणु। तो जो बने तो इसमें एक से ज्यादा हैं, 2 हैं, 2 या 2 से अधिक हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बहुलक, मतलब बहुत है। तो जब 2 या 2 से अधिक हो जाते हैं तो इसको बोलेंगे पॉलीमर, बहुलक। इंग्लिश होता है पॉलीमर बहुलक का, और यहाँ पे सिंगल है तो इसको मोनोमर कहेंगे, ठीक है। पूरा प्रोसेस को क्या कहेंगे, बहुलकीकरण। नेक्स्ट है कि बहुलकीकरण की विशेषताएं क्या होती हैं। तो बहुलकीकरण या पॉलीमराइजेशन की क्या क्या विशेषताएं हम, तो इसमें एक ही यौगिक के अणु परस्पर संयोग करते हैं। सेकंड कह रहा है कि किसी भी अणु का निष्कर्षण नहीं होता है। और थर्ड कह रहा है कि बहुलक का अनुभार मूल यौगिक के अनुभार का गुणक होता है। प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण हैं स्टार्च और सेलुलोज। प्लास्टिक्स, प्राकृतिक प्लास्टिक्स का उदाहरण है लाह, रेड कलर का होता है लाह, और यह प्लास्टिक प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण है। रासायनिक विधि से तैयार प्लास्टिक 2 प्रकार के होते हैं। पहला थर्मोप्लास्टिक और बी होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, तो प्लास्टिक 2 प्रकार के हैं, पहला थर्मोप्लास्टिक और दूसरा थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, तो यह गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर हो जाता है, अर्थात थर्मोप्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम, और जनरली जो प्लास्टिक होता है वो गर्म करने पर थोड़ा कठोर हो जाती है, परंतु थर्मोप्लास्टिक क्या होती है, गर्म करने पर मुलायम और ठंडा करने पर कठोर हो जाती है। इससे यह गुण सदैव मौजूद रहता है, चाहे इसे कितनी बार भी ठंडा और गर्म किया जाए। जितनी बार ठंडा गर्म करेंगे सेम इसका जो गुण है वो शो करेगा, ठंडा करने पे कठोर और गर्म करने पे मुलायम। जिन कार्बनिक यौगिकों के अंत में एक द्विबंध रहता है, कुछ कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनके अंत में एक द्विबंध या डबल बॉन्ड होता है, उनके योग बहुलकीकरण से थर्मोप्लास्टिक्स बनते हैं। अर्थात ऐसे यौगिक जिनके अंत में एक द्विबंध होता है, अर्थात उनके जो अणु होते हैं वो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं, तो उनसे जो पदार्थ बनता है वो थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पॉलीस्टीरीन, पॉलीथीन, नायलॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड और टेफ्लॉन। तो एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनमें है पॉलीस्टीरीन, एक है पॉलीस्टीरीन, दूसरा पॉलीथीन, तीसरा नायलॉन, चौथा पाइविनाइल क्लोराइड और पांचवा टेफ्लॉन। पॉलीथीन क्या होती है, तो जब एथिलीन जिसका कि आणविक सूत्र है C2H4, एथिलीन का आणविक सूत्र है C2H4, तो जब एथिलीन को उच्च ताप एवं उच्च दाब पर बहुलकीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होता है,
इसका उपयोग तार के ऊपर का आवरण पैकिंग थैलियां बनाने में होती है। अर्थात पॉलीथीन से हम क्या क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने भी परिवेश में देख सकते हैं कि पॉलीथीन का क्या उपयोग है। तो पॉलीथीन जो तार का कवर है, क्योंकि पॉलीथीन क्या होती है, कुचालक होती है ना विद्युत की। वैसे भी कोई इलेक्ट्रिक का काम वायरिंग का करते हैं तो हाथों में ग्लव्स के तौर पे पॉलीथीन का उपयोग कर लेते हैं हम लोग। तो पैकिंग थैलियां भी बनाने में होती है, क्योंकि उष्मा को भी इधर से उधर ये नहीं जाना देता है। और पॉलीथीन एथिलीन को उच्च ताप और उच्च दाब पर बहुलकीकरण के फलस्वरूप मिलता है। अर्थात कि पॉलीथीन हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो जब एथिलीन को बहुत ज़्यादा प्रेशर देके बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे तो पॉलीथीन बनता है। ठीक है, नोट यहाँ पे है कि खाने के पदार्थ को पैक करने में पॉलीएथिलीन का और बरसाती कोट रेन कोट बनाने में पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। अर्थात कि पॉलीथीन का तो उपयोग हम करते हैं खाने के पदार्थ को भी पैक करने में, और फिर वाटर प्रूफ बनाने के लिए भी रेन कोट जो कि वाटर प्रूफ होती है। लेकिन पॉलीथीन में किस प्रकार के हैं, तो पॉलीएथिलीन से जो बना हुआ होता है उससे खाना पैक होती है, और फिर पॉलीकार्बोनेट से जो बना होता है उससे रेन कोट बनाया जाता है, अर्थात कि वाटर प्रूफ बनाया जाता है। पॉलीस्टाइरीन, अब हमने पॉलीथीन पढ़ लिया, पढ़ेंगे पॉलीस्टाइरीन क्या है। तो फेनिल एथिलीन की, अब वो एथिलीन से था सिर्फ बना हुआ, अब यहाँ पे फेनिल एथिलीन है। तो फेनिल एथिलीन की बहुलकीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होता है पॉलीस्टाइरीन। इसका उपयोग अम्ल रखने की बोतल में होता है, सीलों के कवर आदि बनाने में। तो कोई सील होता है, अर्थात बैटरी होती है, पहले रेडियो में बैटरी आती थी ना, तो उसका कवर बनाने के लिए, फिर या फिर अम्ल, जैसे अम्ल अगर नॉर्मल बोतल में रखा जाए ना किसी डब्बे में, तो इस डब्बे से क्या करेगी, या तो उसे गला देगी या उससे आपके साथ अपक्रिया करेगी। इसीलिए पॉलीस्टाइरीन का बोतल का उपयोग किया जाता है, ताकि उसमें अम्ल को आसानी से रखा जाए बिना किसी हार्म के, बिना किसी क्षति के। तो पॉलीस्टाइरीन का किसमें प्रयोग होता है, अम्ल रखने वाले बोतल में, और बैटरी को सुरक्षा देने के लिए, क्योंकि बैटरी के अंदर भी क्या होते हैं, अम्ल ही होते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर एसियल नाइट्रिक अम्ल, बहुत सारे। ठीक है, नेक्स्ट है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या होती है, तो विनाइल क्लोराइड के बहुलकीकरण से ये पॉलीविनाइल प्राप्त होता है। देखिए, अब विनाइल क्लोराइड से के बहुलकीकरण से पॉली क्यों प्राप्त हो रहा है, क्योंकि इसमें न बस इसका मतलब इकाई अणु होते हैं, परंतु इसका बहुलकीकरण से बहुत सारे अणु बनाए जाते हैं, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड बन जाता है। इसका उपयोग होता है पतली चादर बनाने में, फिल्म बनाने में, और बरसाती सीट कवर बनाने में पॉलीविनाइल क्लोराइड का उपयोग करते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या होती है, विनाइल क्लोराइड के बहुलकीकरण से प्राप्त होता है। और उपयोग इसके ना, यूटिलाइजेशन जो है उसको याद कर लेना है, क्योंकि उपयोग से क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड का उपयोग पतली चादर, फिल्म और बरसाती सीट कवर बनाने में होती है। अब इसके बाद थर्मोप्लास्टिक के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल था पॉलीस्टाइरीन, पॉलीथीन, नायलॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड और टेफ्लॉन। इसके बाद सेकेंड है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होती है, तो यह वह प्लास्टिक है जो पहली बार गर्म करते समय मुलायम हो जाता है और उसे इच्छित आकार में ढाल दिया जाता है, और इसे अगर पुनः गर्म किया जाता है दोबारा तो वह मुलायम नहीं बनाया जा सकता। लेकिन थर्मोप्लास्टिक में ऐसा नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि उसमें जितनी बार गर्म करने किया जाता था प्लास्टिक मुलायम ही होती थी, परंतु थर्मोसेटिंग वैसा नहीं। देखिए, नाम से ही याद कर लेना, थर्मोसेटिंग, अर्थात थर्म मतलब क्या होती है, ताप देना, ठीक, उसको गर्म करना। तो जब थर्मोसेटिंग अर्थात थर्म देंगे, जब ताप देंगे, उसके बाद उसको सेटिंग कर देंगे, मुलायम हो जाएगा तो मुलायम हो जाएगा, तो उसका सेटिंग कर देंगे। सेटिंग इन द सेंस कि जैसा हम चाहते हैं अपनी इच्छा अनुसार कोई भी पदार्थ या वस्तु बना के सेट कर देंगे उसको, ठीक। तो गर्म थर्म दे के उसको सेट कर दें। अब एक बार सेट कर दे, अब दोबारा गर्म भी करेंगे तो वह मुलायम नहीं होगा, ठीक। इसीलिए इसका नाम है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। नाम से इसका डेफिनेशन याद रखना है। इस प्रकार के अनुत्क्रमणीय बहुलकों को ताप ढीण बहुलक कहते हैं। तो इस प्रकार से जो बहुलक प्राप्त होते हैं उसको ताप ढीण बहुलक कहते हैं, अर्थात एक बार ही नरम होती है, उसके बाद
जो भी वस्तु बनाना है बना लीजिए, उसके बाद फिर दोबारा वो नरम नहीं होगी, मुलायम। एग्जाम्पल के तौर पे इसके हैं बैकेलाइट और मेलामाइन। देखिए आम जनजीवन के उपयोग में सबसे ज्यादा थर्मोप्लास्टिक का ही है, थर्मोसेटिंग का उतना नहीं है, क्योंकि इसका उपयोग बैकेलाइट में होती है और मेलामाइन में की जाती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है। बैकेलाइट और मेलामाइन क्या है इसको हम लोग समझेंगे, क्योंकि ये तो थर्मोसेटिंग के एग्जाम्पल है। बैकेलाइट और मेलामाइन। बैकेलाइट यह फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करके प्राप्त किया जाता है। बैकेलाइट कैसे प्राप्त होता है, तो जब फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो बैकेलाइट प्राप्त होती है। इसका उपयोग रेडियो, टेलीविजन इत्यादि केस बाल्टी के रूप में किया जाता है। CF2 ब्रैकेट में N, CF2 ब्रैकेट में यहाँ पे है N। तो यह टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण टेट्राफ्लोरोएथेलीन के बहुलकीकरण से होता है, जिसका उपयोग ना चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में होता है। तो जो कढ़ाई होती है जिसमें कि कोई मटेरियल नहीं चिपकता है, उसमें टेफ्लॉन का प्रयोग होता है। अग्निशमन कार्मिकों की वर्दी को अग्नि प्रतिरोधी बनाने के लिए उस पर मेलामाइन प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। तो मेलामाइन प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है अग्निशमक जो कर्मचारी हैं उनकी वर्दी बनाने के लिए। रबड़ दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक और संश्लिष्ट। रबड़ दो प्रकार का है, प्राकृतिक और संश्लिष्ट। प्राकृतिक रबड़ यह आइसोप्रीन का बहुलक होता है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, तो आइसोप्रीन का। वल्कनीकरण, वल्केनाइजेशन, तो प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की क्रिया वल्कनीकरण कहलाती है। प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की क्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं। इसके बाद रबड़ एक निश्चित आकार ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार के रबड़ का उपयोग दस्ताना, ग्लोव्स या रबर बैंड बनाने में किया जाता है, अर्थात कि सल्फर के साथ मिला करके गर्म किया जाता है प्राकृतिक रबड़ को, उसके बाद उसे रबर बैंड और दस्ताना बनाए जाते हैं। वल्कनीकरण प्रक्रिया से रबड़ बनाने की खोज सबसे पहले किसने किया था, तो चार्ल्स गोडेइर नामक वैज्ञानिक ने, चार्ल्स गोडेइर ने किए थे। टायर बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाले रबड़ के उत्पादन में 5% सल्फर का उपयोग तिर्यक बंधक के रूप में किया जाता है। 5% सल्फर का उपयोग होता है तिर्यक बंधक के रूप में। रबड़ आसानी से कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है। रबड़ कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाती है। प्राकृतिक रबड़ काफ़ी मुलायम होता है और इसे कठोर बनाने के लिए इसमें कार्बन मिलाया जाता है। प्राकृतिक रबड़ में कार्बन मिलाया जाता है, तब इसका प्रयोग ट्यूब या टायर इत्यादि बनाने में किया जाता है। संश्लिष्ट रबड़ या सिंथेटिक रबड़। संश्लिष्ट रबड़ साधारणतः एल्कीन और 1,3-ब्यूटाडाइन व्युत्पन्नों के सहबहुलकीकरण से प्राप्त किए जाते हैं। संश्लिष्ट रबड़ एल्कीन और 1,3-ब्यूटाडाइन व्युत्पन्न के सहबहुलकीकरण से प्राप्त किया जाता है। नियोप्रीन 2-क्लोरोब्यूटाडाइन के बहुलकीकरण से बनता है। नियोप्रीन 2-क्लोरोब्यूटाडाइन के बहुलकीकरण से बनता है और इसका उपयोग विद्युत रोधी पदार्थ, विद्युत तार, इलेक्ट्रिक केबल, कन्वेयर बेल्ट, खनिज तेल ले जाने वाले पाइप बनाने में किया जाता है। थाइकॉल यह दूसरा कृत्रिम रबड़ है जो डाइक्लोरोइथीन को पॉलीसल्फाइड की प्रतिक्रिया से बनाया जाता है। इसका उपयोग खनिज तेल ले जाने वाले पाइप बनाने में, विलायक जमा करने वाले टैंक इत्यादि बनाने में किया जाता है। तो थाइकॉल दूसरा कृत्रिम रबड़ है। इसका उपयोग डाइक्लोरोपॉलीसल्फाइड की प्रतिक्रिया से बनाया जाता है और इससे क्या बनती है, तो खनिज तेल ले जाने वाला पाइप ताकि वो मजबूत हो, और विलायक जमा करने वाला टैंक को बनाया जाता है। सोलवेंट स्टोरेज टैंक इत्यादि बनता है। नोट है, थाइकॉल रबड़ को ऑक्सीजन मुक्त करने वाले रसायनों के साथ मिलाकर रॉकेट इंजनों में ठोस ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। और थाइकॉल रबड़ के कहाँ प्रयोग होती है, तो रॉकेट इंजन में ऑक्सीजन मुक्त करने वाला रसायन के रूप में इसका प्रयोग होता है।
विमानों के टायर सुचालक रबड़ के बने होते हैं। विमानों के टायर किसके बने होते हैं? तो सुचालक रबड़ के, ताकि उड़ान के दौरान विमान में वायु के घर्षण से संचित आवेश को विमान के अवतरण के समय आसानी से भूमि में अंतरित किया जा सके। रेसे फाइबर्स क्या हैं? तो वे श्रृंखला युक्त ठोस जिनकी लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा सैकड़ों या हजारों गुना अधिक होती हो, उन्हें रेसे कहलाते हैं। तो रेशा क्या होती है? जिनकी लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा हजारों सैकड़ों गुना अधिक होती है, अर्थात कि मतलब बहुत ही पतला लंबा होता है। रेशा हम लोग समझ सकते हैं, रेशा देखते भी हैं, बहुत पतला होते हैं और फिर वो हजारों गुना लंबे होते हैं। रासायनिक रेशे, रासायनिक रेशे के अंतर्गत नायलॉन आता है। नायलॉन शब्द न्यूयॉर्क शहर के NY तथा लंदन के LON से मिलकर बनाया गया है। नायलॉन ऐसे छोटे कार्बनिक अणुओं की बहुलकीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं है। यह एक पॉलीएमाइड रेशे का उदाहरण है जिसमें एमाइड समूह CONH2, इस चीज को याद रख लेना है हम लोगों को, CONH2 जो श्रेणी है इसको एमाइड समूह कहा जाता है। इसके प्रत्येक इकाई पर होता है तथा बार बार दोहराया जाता है। पॉलीएमाइड रेशा बनाने के लिए 2 एमीन का फार्मूला होता है, रासायनिक सूत्र होता है NH2। एमीन का रासायनिक सूत्र है NH2। तो 2 एमीन NH2 समूह युक्त किसी भी कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया किसी ऐसे कार्बनिक यौगिक के साथ की जाती है जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल हो, अर्थात NH2 एमाइड ग्रुप की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें COOH होता है उनके साथ जब अभिक्रिया कराई जाती है तो प्राप्त होता है CONH2 एमाइड ग्रुप। नायलॉन मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा था, अर्थात कृत्रिम रूप से बनाया गया पहला रेशा कौन था? तो वो है नायलॉन। इसका निर्माण सबसे पहले सन 1935 ईस्वी में किया गया था। नायलॉन का निर्माण सबसे पहले 1935 में किया गया था तथा व्यापारिक स्तर पर पहली बार सन 1939 ईस्वी में महिलाओं के लिए जुराबे इससे बनाई गई। तो महिला के लिए जो जुराबा होता है बाल में लगाने वाला, वो पहली बार 4 साल के बाद नायलॉन से बने थे। नायलॉन का उपयोग मछली पकड़ने के जाल में, पैराशूट के कपड़ा में, इसके अलावा टायर में, दांत ब्रश में और पर्वतारोहण के लिए रस्सी आदि बनाने में होती है, क्योंकि नायलॉन जो रेशा होती है वो बहुत मजबूत होती है, इसलिए उसका उपयोग मछली पकड़ने में, पैराशूट के समय, टायर, दांत ब्रश, पर्वतारोहण के लिए सूट बनाने में की जाती है। सेकेंड है रेयान। तो रेयान कैसे बनती है? सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशे को रेयान कहते हैं। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था नायलॉन के बारे में। नायलॉन जो कि एमाइड ग्रुप का है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल और एमाइड NH2 से अभिक्रिया करके बनाई जाती है। उसी प्रकार से रेयान जो है वो सेलुलोज से बनती है। रेयान बनाने के लिए सेलुलोज, कागज की लुगदी या फिर कास्ट को लिया जाता है। कागज की लुगदी को जो कि हम लोग को पेड़ों से नेचुरली प्राप्त होती है और कास्ट को लिया जाता है। इसे सांद्र और ठंडे सोडियम हाइड्रोक्साइड, अर्थात कि जब हम कास्ट या लुगदी या फिर कोई भी कागज का सेलुलोज ले करके सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो इसके साथ अभिक्रिया कराया जाता है तथा कार्बन डाइसल्फाइड से उपचारित करते हैं। उसके बाद इस सेलुलोज के विलयन को धातु विलयनों में बने छिद्रों में से होकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में गिराया जाता है और यहाँ इसके लंबे लंबे तंतु बन जाते हैं। रेयान रासायनिक दृष्टि से सूत के समान होता है। रेयान रासायनिक दृष्टि से किसके समान है? तो सूत के समान है। रेयान का उपयोग कपड़ा बनाने में होता है, कालीन बनाने में होता है और चिकित्सा क्षेत्र में होता है। लिंट और जाले बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। विस्कोस नोट है यहाँ पे, विस्कोस फाइबर सेलुलोज से प्राप्त किया जाता है। विस्कोस जो है वो फाइबर सेलुलोज से मिलता है और रेयान भी सेलुलोज से मिलता है, लेकिन फाइबर सेलुलोज से क्या मिलता है? तो यही विस्कोस मिलता है। पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर इसे इंग्लैंड में विकसित किया गया था। इसे संश्लिष्ट करने के लिए 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप को OH से डिनोट होती है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप में OH होती है, तो इसको बनाने के लिए हाइड्रोक्सिल समूह युक्त कार्बन यौगिकों की अभिक्रिया
दो कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसका की सूत्र होती है लास्ट में COOH, इनके यौगिकों के साथ की जाती है। हाइड्रोक्सिल तथा कार्बोक्सिलिक समूह के मध्य अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप एस्टर समूह बनता है। चूंकि इस रेशे में अनेक एस्टर समूह होते हैं, इसलिए इसे पॉलीएस्टर कहा जाता है या फिर पॉलिएस्टर कहते हैं। पॉलीएस्टर का उपयोग कपड़े के रूप में, पाल नौकाओं का पाल बनाने में, अग्निशमन के प्रयुक्त हौज पाइप बनाने में किया जाता है। तो पॉलीएस्टर का उपयोग कपड़े के रूप में होता है, पाल नौकाओं के रूप में होता है, अग्निशमन के रूप में, हौज पाइप बनाने के रूप में किया जाता है। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल एक्रिलोनाइट्राइल के पेरोक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में यौगिक बहुलकन से पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल बनता है। इसका उपयोग ऊन के प्रतिस्थापी के रूप में औद्योगिक रेशे जैसे कि ऑरलान या एक्रिलिन बनाने में किया जाता है। तो एक्रिलोनाइट्राइल के पेरोक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में यौगिक बहुलकन से पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल बनता है और इसका उपयोग किस लिए होता है? तो प्रतिस्थापी के रूप में औद्योगिक रेशों जैसे कि ऑरलान या एक्रिलिन बनाने में किया जाता है। कार्बन फाइबर कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला से बने होते हैं। इनका संक्षारण कोरोजन नहीं होता है। इसका निर्माण संश्लिष्ट रेशों को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करके किया जाता है, जिससे रेशे अपघटित होकर के कार्बन फाइबर उत्पन्न करते हैं। इसका उपयोग अंतरिक्ष यान या खेलकूद की सामग्री बनाने में होता है। फिर से एक बार पढ़ लेंगे हम लोग इसको। कार्बन फाइबर कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला से बने होते हैं। इनका संक्षारण नहीं होता है, बल्कि इसका निर्माण संश्लिष्ट रेशों को ऑक्सीजन की अपसेंस में गर्म करके किया जाता है, जिससे रेशे अपघटित होकर के कार्बन फाइबर उत्पन्न करते हैं और इसका उपयोग अंतरिक्ष यान और खेलकूद में किया जाता है। व्यापारिक महत्व के कुछ अन्य बहुलक, तो यहाँ पे कुछ और भी हैं बहुलक जिसका उपयोग किया जाता है। पॉलीमर के यहाँ पे नाम है और यहाँ पे उपयोग है और किससे ये एकलक अर्थात किससे बना होता है। देखिए पॉलीमर मतलब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ना, बहुत सारे मोनोमर से मिलके बने होते हैं। तो मतलब इनका मेन जो है ना स्टार्टिंग वाला किससे ये मिलके बने होते हैं तो वो है, और उसके बाद ये फिर इनका नाम क्या है। तो ये प्रोपीन से मिलके बना है पॉलीप्रोपीन। तो पॉलीप्रोपीन का उपयोग किस में होता है? तो रस्सी में होती है, खिलौना में होता है, पाइप, रेशा इत्यादि बनाने में होती है। वहीं पॉलीस्टाइरीन, तो पॉलीस्टाइरीन जो स्टाइरीन का बना होता है, पॉली सब में लग जाएगा, उसका मन हो जाएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टाइरीन, ठीक। तो पॉलीस्टाइरीन का उपयोग विद्युत रोधी के रूप में वस्तुओं को लपेटने के लिए किया जाता है। इसके अलावा खिलौना में, रेडियो में, टेलीविजन के कैबिनेट बनाने में होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड विनाइल क्लोराइड से बनता है और इसका उपयोग बरसातिया बैग, वाइनिल फर्श व पाइप बनाने में किया जाता है। इसके अलावा यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, तो यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन का उपयोग, देखिए यहाँ पे यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड है, यूरिया से मिलकर बना है और फॉर्मेल्डिहाइड से, तो इसका उपयोग होता है फर्श को न टूटने वाले कप में और परलित चादरें बनाने में। तो ऐसा कप बनाने में जो टूटे नहीं और फिर चादरों बनाने में उपयोग इसका किया जाता है। नेक्स्ट है ग्लिप्टर, तो ग्लिप्टर किससे मिलके बना होता है? तो ग्लिप्टर मिलके बना होता है एथिलीन ग्लाइकाल थैलिक अम्ल और ग्लिप्टर प्रलेप एवं प्रलाश बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। वहीं बैकेलाइट जो है वो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से मिलके बना है और इसका उपयोग किया जाता है बंधिया में, वैद्युत स्विच में, बर्तन के हत्थे में और कंप्यूटर डिस्क में, ठीक है। नोट है, संश्लिष्ट बहुलकीय अपशिष्टों से स्थितिज पर्यावरणीय संकट को देखते हुए कुछ जैव निम्नीय बहुलकों जैसे कि PHB और नाइलॉन 6 का विकल्प के रूप में विकास किया गया। संश्लिष्ट बहुलकीय अपशिष्टों से स्थितिज पर्यावरणीय संकट को देखते हुए कुछ जैव निम्नीय बहुलक जैसे PHB और नाइलॉन 6 का विकल्प के रूप में उपयोग किया गया है। पेट्रोलियम उद्योग, पेट्रोलियम प्रायः प्राकृतिक गैस के नीचे पाया जाता है। पेट्रोलियम प्रायः प्राकृतिक गैस के नीचे पाई जाती है और कच्चे पेट्रोलियम को प्रभावी आश्वन या फिर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के द्वारा शुद्ध किया जाता है
और यह जो आचरण का प्रक्रिया है वो कैसी होती है, तो इसमें भिन्न भिन्न क्वथनांक पर संघनित प्रभाज पृथक इकट्ठे कर लिए जाते हैं जिससे पेट्रोलियम बनते हैं। कहने का अर्थ यह है कि मान लीजिए कि रॉ मटेरियल हम जमीन से धरती से निकाला गया और इसको यहाँ पे फिर फ्लेम दिए गए, ठीक। तो फ्लेम दिया गया और इसमें से क्या होता है ना कि कुछ क्या होता है कि मान लीजिए कि 10 डिग्री पे बॉयल हो गया, कुछ जाके 20 पे हुआ, कुछ जाके 30 पे हुआ, तो यहाँ पे भाप बन जाते हैं। तो वाष्प के रूप में जो गैस होता है, मान लीजिए केरोसिन 10 पे हो रहा है तो फिर यहाँ से केरोसिन प्राप्त होगा, फिर ऊपर जा करके जो होता होगा जैसे कि गैसोलीन है या फिर ग्लिसरीन है तो इसको निकाल लिया जाता है। तो वही कह रहा है कि भिन्न भिन्न क्वथनांक पर संघनित कर लिया जाता है, भाप के रूप में स्टोर करके फिर उसको भाप से अगर द्रव बनाना है तो गैस से द्रव तो संघनित किया जाता है। पेट्रोलियम का उत्पाद, पेट्रोलियम प्रभाजों के यहाँ पे नाम दिया हुआ है, कार्बन परमाणुओं की कितनी संख्या होती है और उसके उपयोग क्या क्या होते हैं। तो हम लोग इसको पढ़ते हैं एक बार, इससे क्वेश्चन एक दो बार आता है, आ ही जाता है क्वेश्चन इससे। तो प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस है सबसे पहले, तो उसका ताप होता है 30 डिग्री से नीचे। तो सबसे कम 30 डिग्री से भी नीचे पर ये क्या होती है ना कि गैस के रूप में हो जाती है, मतलब निकाल लिया जाता है। तो ये 30 डिग्री से नीचे ही इसका ताप होता है प्राकृतिक गैस का। इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या अणुओं की होती है 1 से लेके 4 तक, 1 से 4 तक। और सबको पता है कि इसका उपयोग कहाँ होता है, तो इसका उपयोग होता है रसोई गैस के रूप में। इसका उपयोग कहाँ होता है, रसोई गैस के रूप में होता है, ठीक है। सेकेंड है पेट्रोल या गैसोलीन, पेट्रोल या गैसोलीन। तो पेट्रोल का ताप परिसर 20 से 100 के बीच होता है, 20 से 100 के बीच होता है। और इसमें 5 से 10 है, 1 से 4, देखिए यहाँ 5 से 10। और इसका उपयोग पेट्रोल का सब मतलब ऑलरेडी सबको पता है, इसके बताएं जो होते हैं ईंधन, मोटर, स्पिरिट इत्यादि में। नेफ्ता, नेफ्ता का जो टेम्परेचर है वो 100 से 180 पे मिलता है और इसका कार्बन है C7 से C12 और इसका उपयोग नेफ्ता का संश्लिष्ट रेशा के उत्पादन में। केरोसिन तेल 175 से 250 का इसका ताप है और C10 से C15 तक। लैंप में, स्टोव जलाने में। डीजल 250 से 350 इसका ताप परिसर और सुई 16 से C20 तक है। वहीं स्नेहक तेल है C20 से C30 तक और स्नेह के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम जेली 450 से 500। कार्बन अणुओं की संख्या C30 to 35 है और स्नेह का दवा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। परफ्यूम मोम का 500 डिग्री से ऊपर है इसका ताप परिसर और C35 से C40 मोमबत्ती, जलरोधी इत्यादि बनाने में। वहीं कोल तार जो अवशिष्ट होती है और लास्टली जा करके क्या बनते हैं, इससे सड़क बनता है, जो कितने मजबूत सड़क प्राप्त होते हैं। कार्बनिक रसायन से संबंधित विविध तथ्य। ठोस कपूर से वाष्प बनाने की क्रिया ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। ठोस कपूर से वाष्प बनाने की क्रिया ऊर्ध्वपातन के रसायन से संबंधित विविध तथ्य। ठोस कपूर से वाष्प बनाने की क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया डायरेक्ट ऊर्ध्वपातन कहलाती है। दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन या किण्वन का उदाहरण है। दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन किण्वन का उदाहरण है। पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या से अभिव्यक्त की जाती है। पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन नंबर से अभिव्यक्त की जाती है। अच्छे अपस्फोटरोधी यौगिक के ऑक्टेन संख्या का मान उच्च होता है। पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए टेट्राएथिल शीशा का उपयोग किया जाता है। पेट्रोल की गुणवत्ता बढ़ानी है तो उसमें टेट्राएथिल शीशा का उपयोग किया जाता है। और पेट्रोल की गुणवत्ता मेजर कैसे होती है, तो ऑक्टेन संख्या के रूप में होती है। और जितना ही ऑक्टेन संख्या का मान उच्च होता है वह उतना ही अच्छा अपस्फोटरोधी यौगिक होता है। विमानन, गैसोलीन में ग्लाइकॉल मिलाया जाता है। विमानन जो गैसोलीन होती है उसमें ग्लाइकॉल को मिलाया जाता है क्योंकि यह पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है, अर्थात पेट्रोल जमे नहीं, पेट्रोल में कोई प्रॉब्लम नहीं आए इसलिए वो हमेशा स्मूथ बना रहे, उसके लिए ग्लाइकॉल को उसमें मिला दिया जाता है। व्यापारिक वैसोलीन है वो पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। जो वैसोलीन मिलती है मार्केट में व्यापारिक, तो वो पेट्रोलियम से निकाली जाती है। लास्ट का जो स्टेज होते हैं उसमें वैसोलीन निकलती है। वहीं पैराफिन जो है वो पेट्रोलियम
परिशोधन का उत्पादक है। तो पैराफिन भी पेट्रोलियम परिशोधन का ही उत्पाद है। पेट्रोल का मुख्य संघटक होती है ऑक्टेन होती है। अब ये ऑक्टेन कहाँ से आती है, यहाँ देखिए, हम लोग यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे है पेट्रोलियम, यहाँ पे पेट्रोल या गैसोलीन। तो C5 से C10 तक, तो मतलब कार्बन के 5 से लेकर 10 अणु तक पेट्रोल या गैसोलीन कहलाती है। तो यहाँ पे है ना ऑक्टेन मतलब कि 8, एवरेज निकाला जाए तो ऑक्टेन 8 को डिनोट करा तो C8। तो C8 क्योंकि रेंज कितना है, इसका रेंज है C5 से C10, तो इसका एवरेज C8 के आसपास आएगा। तो ऑक्टेन अर्थात 8 के आसपास, और यह पेट्रोल ही होता है कार्बन का C8 के आसपास परमाणु, इसीलिए इसका मुख्य संघटक ऑक्टेन माना जाता है। गोबर गैस प्राकृतिक गैस एवं बायोगैस एवं सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण में मुख्यतः मीथेन गैस होती है। जो गोबर से गैस निकलता है, प्राकृतिक गैस निकलता है, बायोगैस और सेप्टिक टैंक से जो भी गैस निकलते हैं उनको, उसमें मुख्यतः मीथेन देखने को मिलती है। वहीं एलपीजी का प्रमुख घटक ब्यूटेन होता है। एलपीजी में ब्यूटेन पाई जाती है। आप लोग को पता होगा कि मीथेन जो होता है उसका रासायनिक सूत्र CH4 होता है, वहीं ब्यूटेन का होता है C4H10 होता है। खदानों में अधिकांश विस्फोट हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से होता है। खदानों में विस्फोट जो देखने को मिलती है वो हवा के साथ मीथेन के मिश्रण की वजह से ही होता है। वहीं सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होती है। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयोग होती है, तो ब्यूटेन गैस प्रयोग होती है। प्रशीतक फ्रीऑन, प्रशीतक फ्रीऑन के रूप में डाइक्लोरोमीथेन का उपयोग किया जाता है। प्रशीतक फ्रीऑन के रूप में डाइक्लोरोमीथेन का उपयोग किया जाता है। प्रशीतक फ्रीऑन अर्थात कि जो फ्रिज होता है घरों में, उसमें फ्रीऑन जिसका प्रयोग होता है, तो उसमें डाइफ्लोरोमीथेन का उपयोग किया गया होता है। वही मस्टर्ड गैस में किसका प्रयोग होता है, तो प्रथम विश्व युद्ध में आयुध के रूप में इसका उपयोग किया गया था। तो मस्टर्ड गैस का उपयोग सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध में इसका उपयोग किया गया था, आयुध रूप में, मतलब हथियार वगैरह के रूप में कुछ यूज किया गया था इसका। ठीक है। गैस का वेल्डिंग एवं फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। गैस वेल्डिंग करना है और फल को कृत्रिम रूप से पकाना है तो उसके लिए एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। वहीं कैल्शियम कार्बाइड C2 जल से उपचारित करने पर एसिटिलीन देता है। कैल्शियम कार्बाइड को जब जल से उपचारित किया जाता है तो वह एसिटिलीन से प्राप्त होती है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि कैल्शियम कार्बाइड में जब जल से अपक्रिया किया जाता है तो एसिटिलीन मिलता है। डाइक्लोरोफ्लोरोकार्बन का ज़्यादातर इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर में अर्थात फ्रिज वगैरह में होता है। तो आजकल तो हर घर में फ्रिज है, तो समझिए कितना डाइक्लोरोफ्लोरो निकल रहा है, और ये सारे के सारे जाके ओजोन को क्षरण का कारण बनते हैं। मेथिल अल्कोहल को वुड स्पिरिट भी कहते हैं। मेथिल अल्कोहल को वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। संशोधित स्पिरिट में 95% एथाइल अल्कोहल होता है। संशोधित जो स्पिरिट होती है उसमें 95% एथाइल अल्कोहल होता है। वहीं एल्कोहलिक खमरीन का आखिरी उत्पाद एथाइल अल्कोहल है। एल्कोहलिक खमरीन का आखिरी उत्पाद क्या है, तो लास्टली फाइनली जाके एथाइल अल्कोहल ही प्राप्त होता है, और जो स्पिरिट होती है उसमें भी एथाइल अल्कोहल ही होता है। काष्ठ से प्राप्त पाइरोलिग्नियस अम्ल में 10% एसिटिक अम्ल होता है। तो काष्ठ से प्राप्त पाइरोलिग्नियस अम्ल में 10% एसिटिक अम्ल मिलता है। इसके अलावा बायोडीजल के उत्पादन में ट्रांसएस्टरिफिकेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। बायोडीजल के उत्पादन में ट्रांसएस्टरिफिकेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। आयोडोफॉर्म का प्रयोग पूर्तिरोधी के रूप में करते हैं। आयोडोफॉर्म का प्रयोग पूर्तिरोधी के रूप में करते हैं। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो अश्रु गैस का रासायनिक नाम है अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन। अश्रु गैस का रासायनिक नाम है अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन। अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन जो कि अश्रु गैस का रासायनिक नाम है। खाद्य पदार्थ जैसे कि चटनी, सॉस, फलों के रस इत्यादि के परीक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है।
तो परीक्षण करना हो जब खाद्य पदार्थ का उसमें सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत होती है कोल तार। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत है कोल तार। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? तो कोल तार है। पॉलीकार्बोनेट बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में होती है। पॉलीकार्बोनेट का उपयोग बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में किया जाता है। मोम एल्डिहाइड है। मोम एल्डिहाइड है। मोम क्या है? एल्डिहाइड है। फलों का मधुर स्वाद होती है फ्रक्टोज। फलों का मधुर स्वाद होती है फ्रक्टोज। फलों का मधुर स्वाद किससे आता है? फ्रक्टोज से। ठीक है। नोट है किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन तथा फास्फोरस की पहचान जैसे लैंसे परीक्षण द्वारा की जाती है। तो किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन, फास्फोरस की पहचान लैंसे परीक्षण द्वारा की जाती है। लैंसे परीक्षण द्वारा किसका पहचान होता है? तो कार्बनिक यौगिक का। कार्बनिक यौगिक का पहचान लैंसे परीक्षण के द्वारा। और कार्बनिक यौगिक में होते हैं नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन और फास्फोरस। ठीक, तो नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन, फास्फोरस की पहचान लैंसे परीक्षण के द्वारा होती है। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ईंधन टॉपिक के साथ। ओके।